Morning students, class 7 chapter 2 history. The Turkish invasion. After the fall of the Gurjara Pratihara empire, there arose small independent powers like Ganadavalas in Kannauj, Parmaras in Malwa, Cholukyas in Gujarat, Chauhan in Ajmer, Tomars in Delhi, Chandelas in Bundelkhand. गुरजारा प्रतिहारा एम्पायर के ख़ात्मे के बाद, उनके गिरने के बाद, उनके कमज़ोर होने के बाद छोटी छोटी इंडिपेंडेंट पावर सामने आने लगी। मालवा में परमाराज की, कन्नौज में गंदावलास की, चोलकिया गुजरात में किन लोगों की किंगडम इस्टेब्लिश हुई थी? चोलकियास की। चौहान से जो अजमेर में हुकूमत करने लगे। दिल्ली में तोमर, बुंदेलखंड में चंदेलाल। Their conflict with each other helped the Turkish invader to capture the territories of Punjab and Delhi. लेकिन इन सारी किंगडम्स में, इन सारी स्मॉल इंडिपेंडेंट जो भी पावर्स थी या किंगडम्स उभर कर सामने आ रही थी, इनमें एक तरह का झगड़ा रहता था। झगड़ा हम सब जानते हैं कि हमेशा पावर और कुर्सी का झगड़ा रहा है। ये स्मॉल किंगडम्स एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और चाहते थे कि एक दूसरे के कंट्री को जीत कर लड़ाई में उसको कैप्चर कर लें। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था टर्किश के इन्वेडर्स ने। उन्होंने हमला किया हिंदुस्तान पर और पंजाब और दिल्ली जैसी टेरिटरीज़ को अपने कब्ज़े में ले लिया। महमूद गज़नी, जब हम टर्किश इन्वेडर की बात करते हैं तो उसमें नाम आता है सबसे पहले नाम आता है महमूद गज़नी का। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टर्किश रूलर हु इन्वेडेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज महमूद गज़नी। महमूद गज़नी पहले टर्किश रूलर थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया। He mounted 17 plundering expedition between 1000 to 1027। उन्होंने 17 बार हिंदुस्तान पर हमले किए। 1000 से लेकर 1027 CE तक हिंदुस्तान पर नॉर्थ इंडिया में कितने बार हमले किए थे महमूद गज़नी ने? 17 बार। अनेक्सिंग, और अपने कब्ज़े में किसको ले लिया था? पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया था। महमूद गज़नी केम टू इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लूटिंग वेल्थ। हम सब जानते हैं कि महमूद गज़नी का हिंदुस्तान आने का जो मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के ख़जाने, यहाँ की दौलत को लूटना था और यहाँ से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में यहाँ के ख़जानों को अपने साथ ले जाना था लूट कर। Therefore, most of his raids were concentrated around important temple cities like थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज एंड सोमनाथ। और इसीलिए उन्होंने ज़्यादातर जो हमले किए, ज़्यादातर जो रेड डाली वो कहाँ पर डाली थी? हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े मंदिर थे जैसे कि थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ। ये हिंदुस्तान के वो बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर ख़जाना बेइंतहा मक़दार में मौजूद है। और महमूद गज़नी ने हिंदुस्तान के इन्हीं मंदिरों को अपना निशाना बनाया ताकि वो यहाँ से ज़्यादा ख़जाने लूट कर अपने साथ गज़ना ले जा सकें। He used his wealth to create a splendid city at गज़ना। और इस लूटी हुई दौलत का इस्तेमाल वो किस में करना चाहते थे? गज़नी में अपना एक एम्पायर इस्टेब्लिश करने में। In 1025, he attacked, looted and demolished the most celebrated Hindu temple of Somnath near the coast of Gujarat। 1025 में महमूद गज़नी ने हिंदुस्तान में सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, सोमनाथ टेम्पल पर हमला किया और यहाँ से काफ़ी मकदार में ख़जाना यहाँ से लूटा और अपने साथ वो ख़जाना लेकर गए। ये मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। उसके बाद जो दूसरे टर्किश इन्वेडर थे वो थे मोहम्मद गौरी। इन्वेडेड इंडिया विद एन एम ऑफ कंक्वरिंग द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मोहम्मद गौरी ने जो हिंदुस्तान पर हमला किया था तो वो किस सोच के साथ, किस मकसद के साथ किया था कि भारत के वो नॉर्थर्न हिस्से को कब्ज़ा करना चाहते थे और अपनी किंगडम को अफ़गानिस्तान तक फैलाना चाहते थे, यानी कि अपना साम्राज्य अफ़गानिस्तान तक फैलाना चाहते थे। अनलाइक महमूद ऑफ गज़नी, हिज इंटेंशन वाज नॉट टू गेट गोल्ड बट टू इस्टेब्लिश एन एम्पायर। महमूद गज़नी की तरह मोहम्मद गौरी की जो सोच थी, जो इंटेंशन थी, वो यहाँ से सोना या ख़जाना हासिल करना नहीं थी बल्कि यहाँ पर अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करना थी। फॉट अगेंस्ट द चमाना राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान। और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से जंग की, लड़ाई लड़ी। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज थर्ड वाज द लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चमाना डायनेस्टी। पृथ्वीराज चौहान, हम सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान वाज अ वेरी पावरफुल रूलर ऑफ चमाना डायनेस्टी। हिज ग्रेट मिलिट्री अचीवमेंट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन पृथ्वीराज रासू। और पृथ्वीराज चौहान का जो भी मिलिट्री अचीवमेंट है वो किस बुक में डिफाइन किया गया है? पृथ्वीराज रासू, जो उनकी बायोग्राफी है। वाज रिटन बाय हिज कोर्ट पोइट
चांद बरदाई, जो किसने लिखी है? पृथ्वीराज रासू, उनके एक दरबारी शायर थे चांद बरदाई। पृथ्वीराज एनहांस द पावर ऑफ छमनाज बाय ब्रिंगिंग महूबा, पृथ्वीराज ने अपनी पावर को, अपने राज्य की पावर को बढ़ाया है बाय ब्रिंगिंग महूबा, महूबा किसको लाकर? महूबा को लाकर। कहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाया था? बुंदेलखंड एंड गुजरात में, अंडर हिज कंट्रोल, यानी कि जब गुजरात और बुंदेलखंड पृथ्वीराज के कंट्रोल में था। ही वैलेंटली रेसिस्टेड द अटैक ऑफ मोहम्मद गौरी इन 2 बैटल्स ऑफ टरेन, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हिस्ट्री में ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट जंगें हैं, युद्ध हैं जो हुए हैं। एक हुआ था 1191, दूसरा 1192 में। पहली बैटल जो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और उसके दूसरे साल यानी 1192 में फिर दूसरी जंग हुई, बैटल ऑफ टरेन के नाम से हम इनको जानते हैं, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, यानी कि अपनी पहली हार का बदला लिया था। पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत मजबूत आर्मी अचीवमेंट उनका रहा है, और उनका जो साम्राज्य था वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत साम्राज्य इस्टेब्लिश किया था। बट जब जंग होती है तो उस जंग में एक हारता है और एक जीतता है। पहली जंग में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, दूसरी में वो हार गए थे। अल बैरूनीज इंडिया, देखिए अल बैरूनी वाज अ फिलोसफर। अल बैरूनी कौन थे? फिलोसफर साइंटिस्ट whose किताब अल हिंद was फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ इंडियन साइंस। अल बैरूनी ने किताब लिखी थी किताब अल हिंद के नाम से, जिसमें ये पहली इम्पॉर्टेंट किताब है जिसमें उन्होंने इंडियन साइंस, रिलीजन और सोसाइटी के बारे में काफ़ी अच्छा डिस्कशन, यानी काफ़ी अच्छा एक काफ़ी अच्छे मतलब इंडियन साइंस, रिलीजन और सोसाइटी को बहुत डिटेल में उस पर एक डिस्कशन किया है, उसको डिफ़ाइन किया है। ही अकम्पनीड महमूद ऑफ गजनी टू इंडिया, ये कब आए थे हिंदुस्तान? जब यहाँ पर महमूद ऑफ गजनी की हुकूमत थी। महमूद ऑफ गजनी हिंदुस्तान में महमूद ऑफ गजनी का दौरा था। ड्यूरिंग वेरियस स्टेट, यानी कि जब हिंदुस्तान पर महमूद ऑफ गजनी यहाँ से पर हमले कर रहा था, तब अल बैरूनी हिंदुस्तान आए। His book is a survey of Indian life based on his study and observation in India between years 1017 and 1030 CE। उनकी जो किताब है ये एक सर्वे है जिसमें इंडियन लाइफ को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है, जो उनके ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। और ये टाइम पीरियड यानी कब से कब तक का ऑब्जर्वेशन है? 1017 से 1030 CE तक का जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया इंडियन कल्चर को या इंडियन लाइफ को, उसको उन्होंने अपनी इस बुक में एक्सप्लेन किया है। लर्न संस्कृत, उन्होंने संस्कृत भाषा को सीखा क्योंकि उस ज़माने में संस्कृत भाषा ही बोली जाती, विच हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड इंडियन फिलोसफिकल थॉट्स एंड रिलीजन, भारत की फिलोसफिकल थॉट्स और रिलीजन को समझने के लिए, क्योंकि जो बुक्स मौजूद थी वो किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में थी। तो अल बैरूनी ने खुद संस्कृत भाषा को सीखा। ही फ्रिक्वेंटली कोटेड फ्रॉम द भगवद गीता, विष्णु पुराण, उन्होंने खुद कोट किया है भगवद गीता, विष्णु पुराण, कपिल शाख्या यानी कि फिलॉसफी एंड द वर्क ऑफ पतंजलि, और वर्क जो पतंजलि का जो भी काम है उसको, इन सब के बारे में जानने के लिए उन्होंने इन सबको अपनी बुक में खुद कोट किया है। यानी कि जो बुक उन्होंने लिखी है किताब अल हिंद के नाम से, उस बुक में इन किताबों से भगवद गीता, विष्णु पुराण वगैरह से कोटेड की गई हैं काफ़ी चीज़ें। और इन सबको जानने के लिए उन्होंने खुद अल बैरूनी ने खुद जो संस्कृत भाषा थी उसका ज्ञान हासिल किया, उसको सीखा, उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें भगवद गीता वगैरह को पढ़ा और अपनी बुक में उनको कोट किया। द चोला डायनेस्टी वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो डायनेस्टी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो थी चोलास की। इट रूल्ड ओवर, कहाँ पर इनकी हुकूमत थी? तमिलनाडु, कर्नाटक। तंजौर वाज इट्स कैपिटल, और तंजौर उनकी क्या थी? राजधानी। द चोलास डिसअपीयर्ड ओनली टू रिसरफेस इन 1850 CE। चोला डिसअपीयर कब हुए थे? 850 CE में, जब विजयलाया कैप्चर्ड तंजौर, जब विजयलाया ने तंजौर को अपने कब्ज़े में ले लिया था और इसको अपनी कैपिटल बना लिया था। हाउएवर ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजा फर्स्ट के दौरान, राजा फर्स्ट की हुकूमत के दौरान, और उसके बेटे राजेंद्र बेटे की जो भी इनका जो टाइम पीरियड था, उस हुकूमत में ये टाइम पीरियड था इनका 1985 to 1044 CE। तो चोला एंटर्ड देयर मोस्ट ग्लोरियस फेज। तो चोला, इन दोनों के दौरे हुकूमत में चोला का सबसे कामयाब ये दौर कहलाता है। किसका? राजा वन का और राजेंद्र वन का।
दे एक्सपेंडेड द किंगडम बियॉन्ड साउथ इंडिया। उन्होंने अब इन दोनों ही राजाओं ने अपने साम्राज्य को श्रीलंका यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक से भी आगे फैला कर लिया था। कहाँ तक? साउथ इंडिया में श्रीलंका, जावा एंड सुमात्रा तक अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को, अपनी सल्तनत को फैला लिया था। इसलिए इनका जो दौर है वो गोल्डन पीरियड कहलाता है चोलास का। बाय हिज एबिलिटी, पावर्स एंड द मिलिट्री स्किल राजा वन डिफीटेड द चेरा, सीज मदुराई। अपनी पावर, अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत और अपनी मिलिट्री स्किल्स की मदद से राजा वन ने चेराज को हराकर मदुराई को सीज कर दिया था। ही इन्वेडेड श्रीलंका, उन्होंने श्रीलंका पर हमला किया। एनेक्स्ड, और उसको किसको कब्जे में ले लिया था? नॉर्थ पार्ट को श्रीलंका के, विच बिकम अ चोला प्रोविंस, और बाद फिर ये क्या बन गया था? चोला का एक सूबा। एंड नेम्ड इट, और इसका नाम क्या रखा था? मुम्मादी चोला मंडलम। राजा वन देन ओवररैन ने देन ओवररैन द ईस्टर्न चोलकियास। राजा वन ने ईस्टर्न चोलकियास को भी ओवररन करा। हु इवेंचुअली एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी, और उन्होंने इनकी जो अथॉरिटी थी उसको एक्सेप्ट किया। राजा वन कंस्ट्रक्टेड द ब्यूटीफुल टेम्पल, शिवा टेम्पल। इन्होंने एक बहुत खूबसूरत शिवा टेम्पल बनवाया है। कहाँ पर? तंजावर में, और कहलाता है क्या? राजेश्वरा टेम्पल। उस मंदिर को हम राजेश्वरा मंदिर के नाम से जानते हैं। एन अकाउंट ऑफ राजा वन एक्सप्लोर्ड इज एनग्रेव्ड ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल, और मंदिर की दीवारों पर जो काफ़ी चीज़ें हैं राजा वन से मुताल्लिक़ वो उस पर गुदी हुई हैं, लिखी हुई हैं। सन राजेंद्र वन, और इनके बेटे राजेंद्र वन बाय हिज मिलिट्री वैलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट रेज द चोला एम्पायर टू पिनेकिल ऑफ द ग्लोरी। और इनके बेटे राजेंद्र वन ने अपने टैलेंट, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट्स के ज़रिए, अपने मिलिट्री पावर के ज़रिए अपने एम्पायर को इतना फैला लिया था कि ये एक तरह से उनका बहुत ही शानदार, खुशनुमा और गोल्डन पीरियड कहलाता है। ये नेक्स्ट द होल ऑफ श्रीलंका, उन्होंने पूरे श्रीलंका को कब्जा कर लिया था। एंड ही अरेस्टेड द चोला सुप्रीमेसी, और क्या किया था? चोला सुप्रीमेसी को दोबारा से कायम कर लिया था। कहाँ पर? केरला और पंडियान कंट्री में, यानी कि इन जगहों पर भी फिर से चोलास का सिक्का, कहते हैं चोलास का दौरा चलने शुरू हो गया था। चोलास का सिक्का चलने लगा था। हिज आर्मी मार्च्ड ट्रम्पंटली अप टू द रिवर गंगा एंड डोमिनियंस ऑफ द पाला किंग। उनकी आर्मी कहाँ तक मार्च करती थी? गंगा रिवर, और जो पाला किंग थे वो भी उनके महिपाला जो राजा थे वो भी उनके डोमिनियन, उनकी हुकूमत में आ गए थे, उनके मातहत हो गए थे। ही एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा, किसका खिताब मिला? गंगाईकोंडा। एंड फाउंडेड अ न्यू कैपिटल, और एक नया राजधानी कायम की थी गंगाईकोंडा के नाम से। कहाँ पर? चोलापुरम में, जिसको अब हम क्या कहते हैं? गंगा कुंदापुरम। ये कहाँ पर है जगह? तिरुचिरापल्ली में, एक डिस्ट्रिक्ट, एक सूबे का नाम है ये। चोला मोनार्क अचीवमेंट वाज नॉट लिमिटेड टू लैंड ओनली, इनका जो भी अचीवमेंट था वो सिर्फ ज़मीनों को हथियाने तक या ज़मीनों पर कब्जा करने तक महदूद नहीं था। ही पजेस्ड अ पावरफुल नावर फ्लीट विच गेन सक्सेस अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल तक इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली थी। इट इज़ सेड दैट ही आल्सो सेंट एक्सपेडिशन टू जावा एंड सुमात्रा। उन्होंने अपनी जो भी एक्सपेडिशन है जावा सुमात्रा, प्रिजम्बली टू फर्दर कमर्शियल रिलेशंस बिटवीन द मलाया पेनिनसुला एंड साउथ इंडिया, और जो कमर्शियल उनके रिलेशनशिप थे वो किन किन लोगों के साथ बनाए थे? मलाया पेनिनसुला एंड साउथ इंडिया। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो चोलास थे उनका एक बहुत मजबूत एम्पायर, बहुत मजबूत साम्राज्य था जो एक तरह से धीरे धीरे फैल रहा था हिंदुस्तान में, और बहुत हद तक उन्होंने उसको फैलाने में काफ़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। ये आपका यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा।